जब मैंने रिबॉर्न होने के बाद स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को अपने दिल की बात बताई तो उसने मुझे तुरंत गले लगा लिया और कांपते हुए कहा, फांग युआन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम इतने दिनों से कहा थे। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर उसने मेरा प्रपोजल इतनी आसानी से एक्सेप्ट कैसे कर लिया। तब मुझे याद आया कि अपनी पिछली जिंदगी में जब वो सड़क पर चलते हुए पूरी तरह बेखबर थी, तभी अचानक एक तेज रफ्तार से ट्रक बेकाबू होकर उसकी ओर बढ़ने लगा। जब तक उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय मैंने उसे दूर हटा दिया और अगले ही पल मैं उस ट्रक की चपेट में आ गया। मेरा शरीर हवा में कई बार उछला, पता नहीं कितनी बार पलटा और धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। तब बाई मिंग मिंग चीख उठी, नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं मर सकते। अब जब मैं वापस रिबॉर्न हुआ तो मैंने अपने दोस्तों के कहने पर एक शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की को प्रपोज करके उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं तो वे मुझे 500 युआन देंगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जैसे ही मैंने कॉलेज की क्वीन बाई मिंग मिंग को अपने दिल की बात कही, उसने बिना एक पल सोचे तुरंत मुझे हाँ कर दिया और अगले ही पल उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। वो कांपती आवाज में बोली, फांग युआन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। उसका यह बर्ताव देखकर सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे साथ मेरी इज्जत का कचरा होते देखने आए मेरे सबसे अच्छे दोस्त और आसपास खड़े सभी स्टूडेंट्स भी हैरान रह गए। आखिर बाई मिंग मिंग हमारे कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी। वो न जाने कितने लड़कों की ड्रीम गर्ल थी, लेकिन आज सिर्फ मेरे एक इजहार मोहब्बत के बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी। ये बात निश्चित रूप से बहुत से लोगों को जलाने वाली थी। हालांकि मुझे दूसरों की परवाह नहीं थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और भीड़ से दूर एक शांत जगह पर ले गया। जब वहां सिर्फ हम दोनों रह गए तो मैंने देखा कि बाई मिंग मिंग लगातार मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी और गहरा अपनापन था। उसे यादों में खोया देखकर पहले मैंने बात शुरू की। शायद हमें पहले एक दूसरे को थोड़ा और जान लेना चाहिए। मेरी बात सुनकर बाई मिंग मिंग कुछ पल के लिए रुक गई। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? मैं घबरा गया और तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोला, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरी हरकत देखकर वो मुस्कुरा दी और खुश होकर बोली, तो आज रात हम दोनों साथ में डिनर करते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसे इतना खुश देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब शाम को जब मैं अपने हॉस्टल लौटा और कमरे का दरवाजा खोला तो मेरा रूममेट मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो बस मुझसे कॉलेज क्वीन को पटाने का तरीका पूछना चाहता था। फिर उसने सुबह मुझसे जो शर्त लगाई थी उसके 500 युआन देते हुए पूछा, आखिर तुमने इतनी पॉपुलर लड़की को कैसे पटा लिया? क्या इसका राज हमें नहीं बताओगे? मैंने पैसे लेते हुए मुस्कुराकर कहा, जब सही समय आएगा तब सब बता दूंगा। उसने भी ज्यादा सवाल नहीं किए। फिर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और पूरे दिन जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा। मैं जितना सोचता उतना ही मुझे बाई मिंग मिंग का बर्ताव अजीब लगता। पहले उसने कहा कि उसे मेरी बहुत याद आई। फिर वो मुझे गले लगाकर रो पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो। अब रात होने पर मैं जैसा हमने सुबह डिसाइड किया था ठीक उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गया, पर वहां बाई मिंग मिंग पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उसके पास जाकर हेलो बोला और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसने वेटर को बुलाया और बिना ज्यादा सोचे कुछ चीजें ऑर्डर कर दी और फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? मैं मुस्कुराकर बोला, तुम जो खाओगी मैं भी वही खा लूंगा। ऑर्डर देने के बाद उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या मैं तुम्हें इतनी सुंदर लगती हूँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम काफी देर से मुझे ही देखे जा रहे हो। मैं शर्म से लाल हो गया और धीमी आवाज में बोला, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। आखिर तुम हमारे कॉलेज की क्वीन जो हो। मेरी बात सुनकर उसके गाल भी हल्के हल्के लाल हो गए। इसके बाद हम दोनों कॉलेज के मजेदार किस्सों पर बातें करने लगे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि हमारे ठीक पास एक और इंसान बैठा था जो शुरू से हमें लगातार देख रहा था। जब मैं और बाई मिंग मिंग साथ में खाना खाकर बाहर आए तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर हम कल मिलते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। उसे दूर जाते हुए देख मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि आज जो कुछ हुआ क्या वो सच था। कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की बाई मिंग मिंग सचमुच मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। अब वापस हॉस्टल लौटते समय मैं खुशी खुशी गुनगुनाता हुआ सड़क पर चल रहा था। तभी एक चौराहे पर अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही लोग हैं जिन्हें आज बाई मिंग मिंग नहीं मिली, इसलिए अब मेरे पीछे पड़े हैं? जितना सोचता उतना ही मुझे डर लग रहा था। मैंने तुरंत अपनी रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी जल्दी हॉस्टल की ओर चलने लगा, क्योंकि अब मेरा बाहर रहना सेफ नहीं लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैं तेज चलने लगा, मेरा पीछा करने वाला इंसान भी अपनी चाल तेज करने लगा। और ये वही लड़की थी जो रेस्टोरेंट में हमें देख रही थी। उसी समय मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो मेरा रूममेट लुआंग था। उसने मेरी ओर देखा और हैरानी से बोला, क्या हुआ? तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है? मेरे कपड़े पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। मैंने उसे रास्ते में हुई पूरी बात बता दी। सब सुनने के बाद उसने लंबी सांस लेते हुए कहा, लगता है आज जो हुआ है उससे तुम काफी फेमस हो गए हो। मैंने बेबस होकर कहा, सच में यार, ज्यादा फेमस होने की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो वहां काफी भीड़ थी।
मैं भीड़ में से निकलते हुए आगे बढ़ा। तभी किसी ने जोर से आवाज लगाई, फांग युआन, मैं यहां हूं। मैंने आवाज की ओर देखा, वो बाई मिंगमिंग थी। मैं तेजी से उसके पास गया। आसपास मौजूद सभी स्टूडेंट्स हमारी तरफ देखने लगे। बाई मिंगमिंग ने बिना झिझक मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा हाथ थामे हुए मेरे साथ कॉलेज की ओर चल पड़ी। हम दोनों के सब्जेक्ट्स अलग अलग थे, इसलिए हमारी क्लास भी अलग थी। जब मैं अपनी क्लास में पहुंचा तो गुलाबी बालों वाली एक लड़की मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसका नाम लिन रुई था। वो मेरी क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। पहले हमारा रिश्ता काफी अच्छा था और प्रोजेक्ट ग्रुप में भी हमारी आपस में खूब बनती थी। लेकिन इस समय उसने गंभीर आवाज में कहा, फांग युआन, तुम्हें यह सब अजीब नहीं लगता? तुम और बाई मिंगमिंग अब तक सिर्फ 2 बार ही मिले हो। पहली बार जब तुमने उसे प्रपोज किया था, उसने तुम्हें साफ मना कर दिया था, लेकिन दूसरी बार उसने इतनी आसानी से तुम्हारा प्रपोजल कैसे एक्सेप्ट कर लिया? उसकी बात सुनकर मैं एकदम चुप हो गया। मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। लिन रुई सही कह रही थी। पहली बार मैंने सिर्फ इसलिए बाई मिंगमिंग को प्रपोज किया था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। मुझे लगा था कि कॉलेज आ गया हूं, इसलिए कम से कम अपनी जिंदगी में एक बार अपने दिल की बात कह दूं, ताकि बाद में कोई पछतावा न रहे। मुझे आज भी याद है, जब मैंने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था, तब उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं था और सीधे मुड़कर चली गई थी। उस दिन मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। अगर दूसरी बार मेरे रूममेट ने शर्त न लगाई होती तो शायद मैं कभी बाई मिंगमिंग का बॉयफ्रेंड भी नहीं बन पाता। पूरी क्लास के दौरान मेरा ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। शायद टीचर ने भी मेरी हालत समझ ली थी। उन्होंने मुझे खड़ा करके एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा। मैं जैसे ही खड़ा हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मैं तो पूरी क्लास में खोया हुआ था। उस समय पूरी क्लास और टीचर की नजरें बस मुझ पर थीं। तभी मेरे बगल में बैठी लिन रुई खड़ी हो गई और उसने मेरी जगह उस सवाल का सही जवाब दे दिया। क्लास खत्म होने के बाद मैंने उसका धन्यवाद किया। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। उसी समय बाई मिंगमिंग वहां आ गई। मैंने जैसे ही बाई मिंगमिंग को आते देखा, मैं तुरंत चुप हो गया। लिन रुई मेरी चुप्पी देखकर थोड़ी परेशान हो गई। बाई मिंगमिंग को देखते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और अपनी तेज नजरों से उसे घूरने लगी। वो मेरे थोड़ा और करीब आकर खड़ी हो गई। बाई मिंगमिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, तुम दोनों इतनी खुशी से क्या बातें कर रहे थे? उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी थी। मेरे कुछ कहने से पहले ही लिन रुई बोल पड़ी, मिंगमिंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? लेकिन बाई मिंगमिंग ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें अब भी मुझ पर टिकी हुई थीं। मैंने भी उसकी आंखों में देखा। उसकी नजरें ऐसी थीं मानो वो अभी किसी को कच्चा खा जाएगी। जब लिन रुई ने देखा कि बाई मिंगमिंग उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही है, तो वो गुस्से में उसके सामने आ गई और उससे बहस करने लगी। आसपास के स्टूडेंट ये नजारा देखकर इकट्ठा होने लगे। कुछ तो अपना मोबाइल निकालकर तुरंत वीडियो बनाने लग गए। इतने लोगों को अपने आसपास खड़ा देखकर बाई मिंगमिंग ने बेझिझक कहा, फांग युआन मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकती? उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े स्टूडेंट शोर मचाने लगे, जिस वजह से लिन रुई जो कहना चाहती थी वो भी नहीं कह पाई। तभी मैंने कहा, अब यहाँ मिंगमिंग आ गई है तो अब मैं चलता हूँ। लिन रुई, आज मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बाई मिंगमिंग ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने साथ बाहर ले गई। पीछे सिर्फ लिन रुई अकेली खड़ी रह गई। कैंटीन की ओर जाते हुए मैंने बाई मिंगमिंग को अपने और लिन रुई के रिश्ते के बारे में समझाया, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रखी और गंभीर स्वर में कहा, तुम सिर्फ मेरे हो और इस जन्म में तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। अगर ये बात पहले हुई होती तो शायद मैं बहुत खुश हो जाता, लेकिन अब मुझे क्लास में लिन रुई ने जो कहा था वो बातें याद आ रही थीं। मेरे मन में काफी सारे सवाल उठने लगे। ये अचानक इतनी कैसे बदल गई? पहले तो ये मुझे पूरी तरह इग्नोर कर देती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रपोज करने के बाद से ही बाई मिंगमिंग पूरी तरह बदल गई है। मैं उससे ये बात पूछना ही चाहता था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचते हुए कैंटीन की ओर दौड़ पड़ी। कैंटीन पहुंचकर उसने अपना गोल्डन कार्ड निकाला और मुझसे पूछा, बताओ तुम क्या खाना चाहोगे? आज मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। मैं अब भी अपनी उलझन में खोया हुआ था। मैंने बस यूं ही कुछ चीजों की ओर इशारा कर दिया। जब हम दोनों मेज पर बैठ गए तो मैंने बिना देर किए पूछ लिया, मिंगमिंग, क्या तुम मुझसे कोई बात छिपा रही हो? वो पहले तो एक पल के लिए थोड़ी हैरान हो गई, फिर उसके चेहरे पर वही गर्म जोशी भरी मुस्कान लौट आई। उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो फांग युआन, तुमसे ऐसा किसने कहा? उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट या झिझक नहीं थी। धीरे धीरे मैंने भी अपना शक छोड़ दिया और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। क्या ये सब कुछ मेरा और लिन रुई का बस एक बहम था? मैंने झेंपते हुए सिर खुजलाया और कहा, कुछ नहीं, बस सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बाई मिंगमिंग मुस्कुरा दी। लेकिन जब हम दोनों खाना खा रहे थे, कैंटीन के एक कोने में बैठी लिन रुई हमें घूर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसने दांत भींचते हुए कहा, बाई मिंगमिंग, देखते हैं तुम कब तक ये नाटक करने वाली हो। अब मैं जैसे ही हॉस्टल लौटा, जी लुआंग मुस्कुराते हुए बोला, फांग भाई, तूने तो कमाल कर दिया। देख, तू फिर से हमारे कॉलेज के कैंपस वॉल पे ट्रेंड कर रहा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि तू अमीर गर्लफ्रेंड के पैसों पे जी रहा है। फांग युआन,
तुझे पता भी है कि बाई मिंगमिंग के पास जो काले रंग का गोल्डन कार्ड है उसमें कितने पैसे हैं? पूरे 10 लाख युआन। अब तो तू सचमुच अमीर गर्लफ्रेंड के पैसों पर ऐश कर रहा है। मैं ये सुनकर पूरी तरह दंग रह गया। मुझे सच में नहीं पता था कि उस कार्ड में इतने पैसे हैं। आखिर बाई मिंगमिंग की असली पहचान क्या है? वो मुझे अब और भी ज्यादा मिस्टीरियस लगने लगी है। इतना खूबसूरत चेहरा, लेकिन उसके पीछे न जाने कितने ऐसे राज छिपे थे जिनके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं अपनी पढ़ाई की मेज के पास जाकर बैठ गया। उधर जिलुआंग अब भी लगातार बोलता जा रहा था। जितना मैं उसकी बातें सुन रहा था उतनी ही बेचैनी मेरे मन में बढ़ती जा रही थी। पहले तो कोई मेरा पीछा कर रहा था, फिर वो गोल्डन ब्लैक कार्ड। मैं घबरा कर जिलुआंग की तरफ देखने लगा और बोला, कहीं वो मुझे पाकिस्तान बेचने का तो नहीं सोच रही? मेरी बात सुनते ही जी लुआंग जोर से हंस पड़ा। अरे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लगता है तूने बहुत ज्यादा फिल्में देख ली हैं, इसलिए ऐसी अजीब बातें कर रहा है। सीधी सी बात है, कोई अमीर घर की खूबसूरत लड़की तुझसे प्यार कर बैठी है। उसी समय मेरे फोन पर एक कॉल आया। जब मैंने देखा तो कॉल लिन रुई ने की थी। मैंने राहत की सांस ली और खुद को थोड़ा संभाला और कॉल रिसीव कर ली। फोन उठाते ही लिन रुई ने घबराई हुई आवाज में पूछा, फांग युआन, क्या तुम ठीक हो? बाई मिंगमिंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अगर उसने तुम्हें परेशान किया है तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने राहत की सांस लेते हुए तुरंत कहा, चिंता मत करो, बाई मिंगमिंग ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। ये सुनकर लिन रुई ने भी राहत की सांस ली। फिर उसने पूछा, तो आज दोपहर मेरे साथ लाइब्रेरी चलोगे? हम दोनों मिड टर्म एग्जाम की तैयारी कर लेंगे। मैंने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। आखिर अगर कोई पढ़ाई में मदद करने वाला मिल रहा था तो इससे बेहतर क्या हो सकता था। फोन रखने के बाद मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बाई मिंगमिंग को बता देना चाहिए। आखिर अब हम दोनों एक साथ थे, ऐसी बात उसे बताना तो बनता था। मैंने उसे मैसेज भेज दिया, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी उसकी ओर से कोई जवाब नहीं आया। मैं थोड़ा घबरा गया, फिर खुद को समझाया शायद वो भी पढ़ाई में बिजी होगी, इसलिए अभी तक मेरा मैसेज नहीं देख पाई होगी। दोपहर में मैं और लिन रुई लाइब्रेरी पहुंचे। वो मेरे सामने बैठी थी, लेकिन पढ़ते पढ़ते उसकी नजर बार बार मेरी तरफ चली जाती। उसे शायद एहसास भी नहीं था कि मैं उसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। मैं पूरी तरह सवाल हल करने में डूब चुका था। जहां भी मुझे कोई सवाल समझ नहीं आता, लिन रुई बहुत आराम से मुझे समझा देती। देखते देखते शाम हो गई। सूरज ढलने के बाद मैं और लिन रुई अलग अलग अपने रास्ते चले गए। घर लौटते समय मैंने फिर से अपना फोन देखा, लेकिन बाई मिंगमिंग का अब भी कोई जवाब नहीं आया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मिंगमिंग के साथ कुछ गलत हुआ है? वो अब तक मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही? मैंने घबरा कर उसके दोस्तों से कांटेक्ट करने का सोचा, लेकिन तभी मुझे याद आया कि अपने ठंडे स्वभाव की वजह से वो ज्यादा लोगों से घुलती मिलती ही नहीं थी, तो उसके करीबी दोस्त भी बहुत कम थे। एक पल के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर मैं किससे पूछूं। पूरी रात मैं मोबाइल हाथ में लेकर बैठा रहा। पता नहीं कितना समय बीत गया। आखिरकार बाई मिंगमिंग का एक मैसेज आया, लेकिन पहले की तरह नहीं। इस बार उसने सिर्फ एक ठंडा सा शब्द भेजा। मैं हैरान रह गया। बाई मिंगमिंग को आखिर हुआ क्या है? क्या वो किसी बड़ी परेशानी में फंस गई है? अब अगली सुबह जब मैं कॉलेज पहुंचा तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई थी, इसलिए मेरी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे। मैं मन ही मन बार बार यही सोच रहा था, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं और बाई मिंगमिंग सचमुच एक कपल हैं? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझसे कुछ छिपा रही है? मैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए दुकान पर पहुंचा और कहा, भैया 2 स्टीम्ड बन दे दीजिए। उसी समय जी लुआंग हाथ में दूध लिए मेरे कंधे पर थपकी देते हुए बोला, भाई इतना परेशान मत हो, आज मैं तुझे खाना खिलाता हूँ, मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। तभी बाई मिंगमिंग अपने हाथ में बेहद खूबसूरती से पैक किया हुआ नाश्ता लेकर मेरी ओर आती हुई दिखाई दी। मैं तुरंत उसके पास गया और पूछा, मिंगमिंग तुम्हें क्या हुआ है? मुझे लग रहा है कि तुम इन दिनों कुछ बदली बदली सी लग रही हो। अगर कोई बात है तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? बाई मिंगमिंग ने हैरानी से मेरी ओर देखा और बोली, फांग युआन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस घर पे कुछ काम था इसलिए थोड़ी बिजी थी। उसकी साफ और शांत आंखों को देखकर मैंने आगे कुछ नहीं पूछा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा नाश्ता मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं, चलो हम दोनों साथ में खाते हैं। ये देखकर जी लुआंग वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। वो बेबस होकर बोला, तो मतलब मैं ही बेवकूफ हूं? मेरी दोस्ती की तो कद्र ही नहीं रही। मैं और बाई मिंगमिंग साथ साथ सड़क पर चलने लगे। शायद उसने मेरे चेहरे की उदासी देख ली थी। अचानक उसने मुझे गले लगा लिया और धीरे से बोली, सॉरी फांग युआन, मेरा इरादा तुम्हारे मैसेज को इग्नोर करने का नहीं था। असल में घर पर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मैं अचानक वही रुक गया और मैंने बाई मिंगमिंग की आंखों में देखते हुए पूछा, बाई मिंगमिंग क्या हम दोनों सचमुच एक कपल हैं? उसने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ फांग युआन हम दोनों बिल्कुल एक कपल हैं। मैंने फिर कहा, अगर हम एक कपल हैं तो क्या हमें हर बात एक दूसरे से ईमानदारी से नहीं कहनी चाहिए? चाहे कैसी भी समस्या हो, हमें उसका सामना साथ मिलकर करना चाहिए, है ना? मेरी बातें सुनकर बाई मिंगमिंग वहीं चुप खड़ी रह गई। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे कहा, फांग युआन मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं नहीं चाहती कि तुम इस सब में फंसो, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से कोई नुकसान पहुंचे। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उसे रोते हुए देखकर मेरा दिल पिघल गया। अब मुझे समझ आ गया था कि वो मुझसे बातें इसलिए छिपा रही थी क्योंकि वो मुझे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। मैंने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, मिंग मिंग, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम चिंता मत करो, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करेगा, चाहे वो तुम्हारे अपने परिवार का ही क्यों ना हो, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। बाई मिंग मिंग ने अपने आंसू पोंछे। वो मेरे सीने से लग गई, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय हमें एक बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है, बाई मिंग मिंग, आखिर क्यों? तुम पैदा होते ही सारी प्रॉपर्टी की मालकिन कैसे बन गई? और तुमने मेरी मोम को भी जेल भिजवा दिया। ये सारी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, तुम्हें इस पर कोई अधिकार नहीं है। मैं अपना सब कुछ तुमसे वापस लेकर रहूंगा। अब अगले दिन मैं बैग पीठ पर टांगे कॉलेज की ओर जा रहा था। अभी मैं अपने पास चल रही बाई मिंग मिंग को बाय बोलने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर उसकी कलाई पर पड़ी। उसकी कलाई पर हल्का सा नीला निशान था। मैं तुरंत उसके पास गया, उसकी कलाई पकड़ ली और घबरा कर पूछा, तुम्हारी कलाई को क्या हुआ? गलती मेरी है, मैं अभी तक तुम्हारे हाथ पर लगी चोट देख ही नहीं पाया। बाई मिंग मिंग का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नजरें एक पल के लिए डगमगा गईं। फिर वो मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं हुआ, दर्द भी नहीं है, मैं बस गलती से गिर गई थी। उसी समय लिन रुई वहां आ गई। उसने बाई मिंग मिंग की कलाई पर चोट देखी और ताना मारते हुए कहा, अरे कॉलेज की क्वीन, तुम्हें किसने इस हालत में पहुंचा दिया? देखो, पूरी कलाई पर नीला निशान पड़ गया है। बाई मिंग मिंग ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे बाय बोला और चुपचाप वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मैंने लिन रुई से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये चोट किसी ने मारी है? लिन रुई ने कंधे उचकाते हुए कहा, बस मेरी सिक्स्थ सेंस यही कहती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने किसी को नाराज कर दिया है। फिर उसने तुरंत बात बदलते हुए कहा, फांग युआन, क्या तुम मेरे साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहोगे? इसमें कुछ पैसे भी मिलने वाले हैं। अगर तुम चलो तो हम पैसे आपस में बांट लेंगे। मैंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। आखिर मैं और लिन रुई दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। अगर कंपटीशन में इनाम मिल गया तो वो हमारे लिए अच्छी खासी एक्स्ट्रा इनकम होगी। अब अगले दिन मैं क्लास के बाहर हॉल में खड़ा था। मेरे हाथ में प्रोग्रामिंग कंपटीशन का फोरम था, लेकिन मेरा मन अब भी कल की बातों में उलझा हुआ था। बार बार मेरे सामने वही सीन आ रहा था जब बाई मिंग मिंग घबराई हुई वहां से चली गई थी। हालांकि उसने पहले ही मुझसे कहा था कि वो नहीं चाहती कि उसके परिवार की वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या मैं सच में एक अच्छा बॉयफ्रेंड हूं? उसी समय लिन रुई खुशी से मेरे पास आई और बोली, फांग युआन, हम सचमुच प्रोग्रामिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं, तुम चिंता मत करना। अगर हम जीत गए तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। इनाम के पैसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। मैंने बस सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और ही था। लिन रुई ने मेरी हालत देखकर सब समझ लिया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज दोपहर में मेरे साथ लाइब्रेरी चलना, देर मत करना। मैंने चुपचाप हामी भर दी। लिन रुई के जाने के बाद उसने मन ही मन सोचा, फांग युआन, क्या तुम्हें सच में बाई मिंग मिंग से इतना प्यार है? क्या मैं तुम्हें थोड़ी सी भी अट्रैक्टिव नहीं लगती? क्या इस जन्म का अंत भी पिछले जन्म जैसा ही होने वाला है? उधर मैं अनजाने में आगे बढ़ता चला गया। मैंने दूर क्लास की ओर देखा और मन ही मन कहा, बाई मिंग मिंग, आखिर तुम मुझसे कितने राज छिपा रही हो? शायद मुझे और भी ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा, इतना स्ट्रांग कि मैं तुम्हें हर हाल में प्रोटेक्ट कर सकूं। अब दोपहर को जब मैं लाइब्रेरी में था तो कांच की खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी और हमारी मेज पर रखे कीबोर्ड पर पड़ रही थी। मैं और लिन रुई खिड़की के पास बैठे तेजी से प्रोग्रामिंग कोड लिख रहे थे, लेकिन जब भी मैं थोड़ा थक जाता, खिड़की के बाहर फैले कॉलेज के नजारे को देखने लगता। हर बार मेरी आंखों के सामने बाई मिंग मिंग का बेहद खूबसूरत चेहरा उभर आता। मेरे मन में बार बार वही दिन घूमने लगता जब उसके चेहरे पर बेबसी और जिद दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। लिन रुई ने मेरे हाथ पर हल्के से थपकी दी और चिंता भरे स्वर में पूछा, फांग युआन, क्या तुम अब भी बाई मिंग मिंग के बारे में ही सोच रहे हो? मैंने घबराकर तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन मेरे चेहरे की बेचैनी छिप नहीं सकी। ध्यान भटकने की वजह से मैंने लगातार कई जगह गलत कोड टाइप कर दिया था। ये देखकर लिन रुई ने बेबस होकर सिर हिलाया और कहा, आज के लिए बस इतना काफी है। अगर अब भी पढ़ाई जारी रखी तो शायद कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उसकी बात मान ली। फिर उसे बाय बोलकर मैं वापस हॉस्टल आ गया। कमरे में पहुंचते ही मैंने कंप्यूटर खोला और बाई मिंग मिंग के बारे में गूगल पे सारी जानकारी खोजनी शुरू कर दी। काफी देर तलाशने के बाद मुझे एक छोटे से ऑनलाइन फोरम पर एक जानकारी मिली। वहां लिखा था कि बाई मिंग मिंग का एक छोटा भाई भी है, उसका नाम बाई चुशेंगे है। तब मेरे मन में एक सवाल उठा, क्या बाई मिंग मिंग की कलाई पर जो चोट थी वो बाई चुशेंगे ने पहुंचाई होगी? अगर सच में वही था तो उसे ऐसा करने से क्या फायदा मिलता? आखिर वे दोनों तो सगे भाई बहन हैं। मेरे मन में एक के बाद एक सवाल उठते जा रहे थे। आखिर इस पूरे मामले में कितने राज छिपे हुए हैं? मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन कहा, बाई मिंग मिंग, एक दिन मैं तुम्हारे सारे राज जरूर पता कर लूंगा और मैं हर हाल में तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अगले दिन क्लास खत्म होते ही मैं जल्दी जल्दी बाहर निकल पड़ा। मैं बाई मिंग मिंग से पूछना चाहता था कि क्या उसका कोई छोटा भाई भी है। कॉलेज हॉल के एक मोड़ पर मेरी मुलाकात उससे हो गई। मुझे देखकर वो थोड़ा हैरान हुई और बोली, फांग युआन, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम मुझे ढूंढने आए थे? मैं भी अभी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। ये सुनकर मैं खुश हो गया और तुरंत पूछा, मिंग मिंग, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? उसने धीरे से कहा,
मैं 2 हफ्तों की छुट्टी लेने वाली हूँ। घर की कुछ प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है। तुम चिंता मत करना, मैं हर रात तुम्हें मैसेज करके अपनी खबर देती रहूंगी। मैंने तुरंत पूछा, क्या ये तुम्हारे भाई भाई चुशेंगी की वजह से है? मेरी बात सुनते ही बाई मिंगमिंग एक पल के लिए दंग रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे उसके भाई का नाम पता होगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, हाँ वही है, वो मेरा भाई है, लेकिन वो मेरा सगा भाई नहीं है। ये कहानी बहुत लंबी है। जब मैं वापस कॉलेज आऊंगी तब तुम्हें सब बताऊंगी। अब मुझे जाना होगा। इतना कहकर बाई मिंगमिंग ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो मेरी कितनी परवाह करती है। जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, उसने फिर कहा, तुम लिन रुई के साथ उस प्रोग्रामिंग कंपटीशन की अच्छे से तैयारी करना। वो कंपटीशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दो। मैंने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं पूरी मेहनत से तैयारी करूंगा। ये सुनकर बाई मिंगमिंग अपना बैग लेकर कॉलेज से चली गई। मैं वहीं खड़ा उसे दूर जाते हुए देखता रहा। मन ही मन मैंने सोचा, मैं कंपटीशन में अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अब लाइब्रेरी में धूप कांच की खिड़कियों से होकर मेज पर पड़ रही थी। मैं और लिन रुई खिड़की के पास बैठे लगातार कोड लिख रहे थे। लिन रुई मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। पहले वाला आलसी फांग युआन जैसे गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक मेहनती और पढ़ाई में पूरी तरह डूबा हुआ इंसान बैठा था। वो थोड़ा मेरी ओर झुककर बोली, फांग युआन, तुम तो काफी बदल गए हो। अचानक इतने मेहनती कैसे बन गए? मैंने उसकी हैरान नजर को देखकर शांत स्वर में कहा, ताकि हम कंपटीशन जीत जाएं और उस इनाम को जीत सकें। मैं तुम्हें मेरी वजह से हारते हुए नहीं देखना चाहता। ये सुनकर लिन रुई मुस्कुरा दी। फिर हम दोनों दोबारा लाइब्रेरी में बैठकर कोड लिखने लगे। मुझे महसूस हुआ कि पहले जिन बातों को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाता था, वे अब धीरे धीरे मेरे दिमाग में साफ होती जा रही थी। जो सवाल पहले मेरे लिए मुश्किल थे, अब उन्हें देखते ही उसको हल करने का तरीका समझ में आने लगा था। इसके बाद आखिरकार प्रोग्रामिंग कंपटीशन का दिन आ गया। लिन रुई ने गंभीर चेहरे के साथ मेरी ओर देखा और पूछा, फांग युआन, क्या तुम तैयार हो? और घबराना मत, हमारी टीम वर्क पर भरोसा रखना। मैंने उसकी ओर कॉन्फिडेंट होकर देखा। फिर जैसे ही टीचर ने कंपटीशन शुरू होने की घोषणा की, मैं और लिन रुई तुरंत अपने अपने काम में लग गए। लिन रुई फ्रंट एंड डेवलपमेंट और टेस्टिंग की जिम्मेदारी संभाल रही थी और मैं बैक एंड की जांच करते हुए सिस्टम की कमियां खोज रहा था। कंपटीशन का नियम था कि जो टीम सबसे पहले इस ऐप की सुरक्षा खामियां ढूंढकर उन्हें ठीक कर देगी, वही विजेता बनेगी। समय धीरे धीरे खत्म हो रहा था। कुछ देर बाद मुझे हैरानी हुई कि इस ऐप में एक नहीं बल्कि 2 बड़ी कमियां थीं। मैंने तुरंत ये बात लिन रुई को बताई। वो आत्मविश्वास से बोली, तुम चिंता मत करो, अब जब हमने दोनों खामियां ढूंढ ली हैं तो मैं उन्हें जरूर ठीक कर दूंगी। समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर आखिरकार लिन रुई ने पहले बग को सफलतापूर्वक ठीक कर दिया। वो इतनी कॉन्सेंट्रेट थी कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। मैं उसके पास बैठा लगातार उसका हौसला बढ़ा रहा था। उसी समय एक दूसरी टीम खड़ी हुई और टीचर से बोली, हमने पहला बग ठीक कर दिया है। मैंने लिन रुई से कहा, कोई बात नहीं, चलो दूसरा बग भी ढूंढ लेते हैं। हम हार भी गए तो कोई अफसोस नहीं होगा। लिन रुई ने सिर हिलाया और फिर से तेजी से कीबोर्ड पर टाइप करने लगी। धीरे धीरे और भी टीमें उठकर अपने काम के पूरा होने की घोषणा करने लगी। कुछ ही देर में पूरे हॉल में सिर्फ मैं और लिन रुई ही बचे थे। सभी लोग हमारी ओर देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। आखिरकार लिन रुई ने आखिरी वर्ड टाइप किया। उसी समय टीचर ने अनाउंस किया कि टाइम अब खत्म हो गया है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं, हमने अपनी पूरी कोशिश की, बस वही काफी है। अब वहां के स्पेशलिस्ट एक एक करके सभी टीमों के कोड देखने लगे। जब उन्होंने दूसरों का काम देखा तो उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, लेकिन जैसे ही वे हमारी मेज तक पहुंचे और हमारा कोड देखा तो उनके चेहरे पर तुरंत खुशी छा गई। वे तुरंत बोले, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने अच्छा काम किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ इतने टैलेंटेड स्टूडेंट भी होंगे। इनका कोड काफी सिस्टमैटिक है, इसकी लॉजिक भी बहुत मजबूत है और पूरा कोड साफ तरीके से तैयार किया गया है। जब स्पेशलिस्ट ने घोषणा की कि पहला स्थान फांग युआन और लिन रुई को मिला है तो बाकी सभी प्रतियोगी नाराज हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में विरोध किया, पहला स्थान इन्हें ही क्यों मिला, जबकि हम लोगों ने पहले कोड लिखा था। मैं और लिन रुई भी कुछ पल के लिए दंग रह गए। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम सचमुच प्रतियोगिता जीत जाएंगे। अब इसके बाद मेरे फोन पर किसी का कॉल आया। स्क्रीन पर देखा तो कॉल बाय मिंगमिंग की थी। मैंने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। उसने मुझे हल्के लेकिन खुशी से भरे स्वर में कहा, बधाई हो फांग युआन, तुमने सच में कर दिखाया, तुम वाकई कमाल हो। जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही निकले। उसकी बातें सुनते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। गर्मी मेरे कानों तक पहुंच गई। मैं बस धीमे से बोला, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन उसी समय मेरे मन में लिन रुई का ख्याल आया। मैं सोचने लगा, क्या मुझे मिंगमिंग को उसके बारे में बता देना चाहिए? मैं कुछ पल तक झिझकता रहा। बात मेरे होंठों तक आई, लेकिन फिर मैंने उसे वहीं रोक लिया। न जाने क्यों मुझे हमेशा लगता था कि बाय मिंगमिंग और लिन रुई के बीच कोई अजीब सा रिश्ता है। उन दोनों का बर्ताव भी आपस में कुछ ठीक नहीं लगता। ऐसे में बेहतर होगा कि मैं ये बात न ही बताऊं। बेकार में मिंगमिंग भी परेशान हो जाएगी। ये सोचकर मैंने बात बदल दी। हम दोनों कुछ देर कंपटीशन और दूसरी सब बातों पर बात करते रहे। फिर उसकी कॉल कट हो गई, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ठीक उसी समय दूसरी तरफ लिन रुई अपने हाथ में एक बैंक का कार्ड कसकर पकड़े हुए थी।
जोर से पकड़ने की वजह से उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसके पीले चेहरे से गिरते जा रहे थे। लेकिन इस बार उसके आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। दरअसल बाई मिंगमिंग ने लिन रुई के पापा के इलाज के लिए उसे कुछ पैसे दिए थे, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। अगले दिन वो कांपती हुई आवाज में बोली, मिंगमिंग, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सच में अगर तुम ना होती तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करती। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या तुम सच में फांग युआन को पसंद करती हो? तब बाई मिंगमिंग ने धीरे धीरे कहा, शुरुआत में जब फांग युआन ने मेरी खातिर उस रोड एक्सीडेंट में अपनी जान दांव पर लगा दी थी तो मुझे उसके लिए बहुत गिल्टी फील होता था और मैं उसकी भरपाई करना चाहती थी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि फांग युआन सचमुच मुझसे सच्चा प्यार करता है। जब भी मैं दुखी होती हूँ वो मुझे दिलासा देता है, वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहता है। धीरे धीरे मुझे भी महसूस हुआ कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और ये सिर्फ उस एक्सीडेंट की वजह से नहीं है। लिन रुई ने शांत स्वर में कहा, सच कहूँ बाई मिंगमिंग, कभी कभी मुझे तुमसे जलन होती है। तुम्हें फांग युआन का पूरा प्यार मिला है और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं उसे नहीं पा सकती। मैं सिर्फ चुपचाप उसके पास रहकर उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इतना कहते ही लिन रुई जोर जोर से रोने लगी। बाई मिंगमिंग ये देखकर दंग रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन रुई ने लगातार 2 जन्मों तक फांग युआन को प्रोटेक्ट किया था, पूरे 2 जन्म। ये एहसास ही बता रहा था कि वो उससे कितनी शिद्दत से प्यार करती थी। बाई मिंगमिंग कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके होंठों तक आकर रुक गए। तभी लिन रुई ने आगे कहा, अगर तुम सच में फांग युआन से प्यार करती हो तो अपने मन की सारी बातें उसे बता दो, क्या पता वो तुम्हारी मदद कर सके। जब बाई मिंगमिंग चुप रही तो लिन रुई आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। फिर उसने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम अभी नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, लेकिन अगर कभी कोई परेशानी हो तो हमसे जरूर कहना। अब से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अब अगले दिन बाई मिंगमिंग ने मुझे सारी बात बता दी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल भर आया। तभी लिन रुई ने गंभीर आवाज में कहा, फांग युआन, इस पूरी घटना का असली दोषी बाई चुशेंगे हैं। वो बाई परिवार की सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर बाई मिंगमिंग को अपनी फैमिली से बाहर निकालना चाहता है। मैंने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच ली और गुस्से में बोला, उस कमीने बाई चुशेंगे को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसा करने की। उसी समय बाई मिंगमिंग रोते हुए गले से बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुमसे ये सब छिपाया। मैं बस तुम्हें खोने से बहुत डरती थी। मैं दोबारा वैसा दर्द कभी नहीं सहना चाहती। मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया और नरम आवाज में कहा, पगली, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम चिंता मत करो। अब से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और अब से तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। इसके बाद मैंने लिन रुई की ओर देखकर कहा, धन्यवाद लिन रुई, मुझे ये सब बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। लिन रुई हल्के से मुस्कुरा दी। अब जब मुझे पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी तो बाई मिंगमिंग को प्रोटेक्ट करने का मेरा इरादा पहले से भी अधिक मजबूत हो गया। मैंने बाई चुशेंगे की हर एक्टिविटी पर नजर रखना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन था कि वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो जरूर फिर से बाई मिंगमिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। उस दिन दोपहर को स्कूल की छुट्टी के बाद मैं जानबूझकर बाई परिवार की हवेली के पास से गुजरा। दूर से मैंने देखा कि बाई चुशेंगे एक अनजान आदमी से बात कर रहा था। दोनों की आवाज धीमी थी, मानो किसी खुफिया बात पर चर्चा कर रहे हो। मैंने चुपचाप अपना मोबाइल निकाला और उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने लगा। ध्यान से सुनने पर मुझे इतना समझ आया कि वे लोग फिर से बाई मिंगमिंग पर हमला करने और उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने की योजना बना रहे थे। ये सुनते ही मेरा दिल जोर से कांप उठा। अब इसके बाद मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसे तुरंत अपने फोन में सेव कर लिया। मन ही मन मैंने कसम खाई, मैं बाई चुशेंग को इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। मैं उसे किसी भी हालत में बाई मिंगमिंग को फिर से नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। इसके बाद मैंने रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो लिन रुई को भेज दिया और उससे सबूतों को सही तरीके से अरेंज करने में मदद मांगी। कुछ ही देर में उसका जवाब आ गया। उसने कहा कि वो जल्द से जल्द सारे सबूत अरेंज कर देगी। साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि बाई मिंगमिंग के पास बाई चुशेंगे द्वारा प्रॉपर्टी में किए गए घोटाले के कुछ सुराग मौजूद हैं। हमने तय किया कि हम दोनों मिलकर सारे सबूत इकट्ठा करेंगे और हर हाल में बाई चुशेंगे को जेल भिजवाएंगे। रात होने पर मैं बाई मिंगमिंग से मिला। मैंने उसके सामने वो वीडियो चलाकर दिखाया। वीडियो देखते ही उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से कहा, मिंगमिंग, डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और रूही भी हमारे साथ है। हम दोनों मिलकर सारे सबूत इकट्ठा करेंगे और बाई चुशेंगे को जेल भिजवा देंगे। उसके बाद वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बाई मिंगमिंग ने हल्के से सिर हिलाया। वो धीरे धीरे मेरे सीने से लग गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। उसी समय बाई परिवार के मेंशन में बाई चुशेंगे हाथ में रेड वाइन का ग्लास लिए मुस्कुरा रहा था। वो बोला, प्यारी बहन, बहुत जल्द तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी होने वाली है। चाहे तुम्हें कितनी भी मार्शल आर्ट आती हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो लोग भेजे हैं उनका सामना तुम कभी नहीं कर पाओगी। अब अगले कुछ दिनों तक मैं जी लुआंग, लिन रुई और बाई मिंगमिंग सब ने आपस में काम बांट लिया।
हमारा एक ही टारगेट था, बाई चुशेंगे के सभी अपराधों के सबूत इकट्ठा करना। लिन रुई बाई चुशेंगे की संपत्ति से जुड़े सबूत और दस्तावेज जुटाने की जिम्मेदारी संभाल रही थी। वहीं बाई मिंगमिंग उसके सामने नॉर्मल होने का नाटक कर रही थी और मौका मिलते ही उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग इकट्ठा कर रही थी। उस दिन दोपहर में बाई परिवार की सौतेली माँ ने बाई मिंगमिंग से कहा कि उसके पिता उसे कंपनी में बुला रहे हैं और कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन कंपनी जाते समय रास्ते में कुछ अनजान लोग उसका रास्ता रोक कर खड़े हो गए। ये वही लोग थे जिन्हें बाई चुशेंगे ने भेजा था। बाई मिंगमिंग ने उन्हें देखकर ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम्हें बाई चुशेंगे ने भेजा है। मेरे पिता का नाम लेकर मुझे यहाँ बुलाना भी उसी की चाल थी, है ना? उनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हें पता चल भी गया तो क्या तुम अकेले हम सबका मुकाबला कर पाओगी? तभी एक गुंडा आगे बढ़ा। उसी समय एक आवाज गूंजी, किसने कहा कि वो अकेली है? मैं और जी लुआंग सामने आ गए। मैंने उनकी ओर देखते हुए कहा, अभी तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है और पुलिस भी रास्ते में ही है। ये सुनते ही उन गुंडों के चेहरे का रंग उड़ गया। उनमें से एक घबरा कर बोला, डरने की क्या बात है, यंग मास्टर बाई हमें पक्का बचा लेंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, बेटा तुम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, वो खुद ही अब अपने आप को नहीं बचा पाएगा, तो तुम्हारे बचने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये सुनकर सभी गुंडे हैरान हो गए। उनमें से एक ने पूछा, तुम्हें हमारी योजना के बारे में कैसे पता चला? हमारी योजना तो बिल्कुल बेदाग थी, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए थी। मैंने उनकी ओर देखते हुए अपने गुस्से को दबाया और कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई राज नहीं है जो हमेशा छिपा रह सकता है। अब इसके बाद रात के अंधेरे में अपनी आलीशान हवेली में बाई चुशेंगे अकेला बैठा था। उसका चेहरा तूफान से पहले के काले बादलों की तरह उदास और गुस्से से भरा हुआ था। जब उसे पता चला कि उसका प्लान एक बार फिर बाई मिंगमिंग ने नाकाम कर दिया है, तो उसने जोर से मेज पर मुक्का मारा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वो कमीनी बाई मिंगमिंग बार बार मेरे प्लान्स के बीच में आ जाती हैं। इतना कहकर वो अचानक खड़ा हो गया। उसके मन में अब सिर्फ एक ही विचार था, यहां से भाग निकलना। उसने जल्दी जल्दी कुछ सामान समेटा और तेज कदमों से हवेली के मेन गेट की ओर बढ़ गया। रात के अंधेरे में उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो हर कदम समय के साथ दौड़ लगा रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने हवेली से बाहर कदम रखा, दो परछाइयां दोनों ओर से बिजली की तरह उसकी तरफ झपटी। बाई चुशेंगे घबराकर चिल्लाया, तुम लोग यहां कैसे आ गए? डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं और उसकी आवाज भी कांपने लगी। मैंने गंभीर आवाज में कहा, बाई चुशेंगे, तुम्हारी योजना नाकाम हो चुकी है। क्या तुम अब भी यहां से भागने का सपना देख रहे हो? अब बिना विरोध किए चुपचाप सरेंडर कर दो। बाई मिंगमिंग ने पूरी गंभीरता से उसकी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम भूल गए कि स्कूल में हमें क्या सिखाया गया था? कानून तोड़ना और अपराध करना गलत है। तुमने कॉलेज तक पढ़ाई की है, अब बेहतर होगा कि जेल जाकर खुद को सुधारो। बाई चुशेंगे ने दांत भींच लिए। उसने गुस्से से बाई मिंगमिंग की ओर घूरते हुए कहा, बाई मिंगमिंग रुको, जब मैं बाहर आऊंगा तब तुम्हें इसका अंजाम जरूर भुगतना पड़ेगा। तब बाई मिंगमिंग ने शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहा, तुम अब कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगे। हो सकता है इंसाफ मिलने में देर हो जाए, पर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। मैंने भी तुरंत कहा, तुमने जो भी अपराध किए हैं उन सब के सबूत मैं पहले ही पुलिस को सौंप चुका हूं। इसके बाद हमने रिकॉर्डिंग और बाकी सभी सबूत पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने जांच करने के बाद कहा कि इतने सबूत उसे जेल पहुंचाने के लिए काफी हैं। बाई चुशेंगे के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये सुनते ही हम सब ने राहत की सांस ली। ऐसा लगा जैसे हमारे दिलों पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ आखिरकार उतर गया हो। बाई चुशेंगे की गिरफ्तारी के बाद बाई मिंगमिंग ने भी अपने मन का सारा डर छोड़ दिया। वो पहले से कहीं ज्यादा खुलकर मुस्कुराने लगी। अब वो पहले जैसी ठंडी और हर बात पर सतर्क रहने वाली लड़की नहीं रही थी। रिबॉर्न होने के शुरुआती दिनों में हर समय डरी सहमी रहने वाली बाई मिंगमिंग अब बदल चुकी थी। एक दोपहर वो खुद मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, फांग युआन, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज भी मैं डर के साए में जी रही होती और कभी भी बाई चुशेंगे की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, पगली, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। अब से हम उन बुरी यादों का जिक्र नहीं करेंगे, हम बस साथ रहेंगे और खुशी से अपनी जिंदगी जिएंगे। उसने जोर से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर खिली मुस्कान सूरज की रोशनी से भी ज्यादा चमक रही थी। अब धीरे धीरे लिन रुई के घर की प्रॉब्लम्स भी सुलझने लगी। कई सालों से उसके दिल पर रखा भारी बोझ आखिरकार हल्का हो गया। उसके पिता की तबीयत भी इलाज के बाद धीरे धीरे सुधरने लगी। अब उनके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा चमक लौट आई थी। लिन रुई को भी अब रात रात भर चिंता में जागना नहीं पड़ता था। उस दिन दोपहर के भोजन के समय उसने पहले ही कैंटीन में सीट बुक कर ली। फिर मुस्कुराते हुए उसने मुझे और बाई मिंगमिंग को साथ खाना खाने के लिए बुलाया। आज उसकी आंखों से सारी उदासी गायब हो चुकी थी। खाने की मेज पर बैठते ही लिन रुई ने अपने सामने रखा पानी का ग्लास उठाया। उसने सच्चे मन से बाई मिंगमिंग की ओर देखा और ईमानदारी से कहा, मिंगमिंग, पहले गलती मेरी थी। मैं अपनी जलन में अंधी हो गई थी। मुझे हमेशा लगता था कि तुम हर बात में मुझसे बेहतर हो। इसी वजह से मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा जलती थी। मैंने कई बार ऐसी बातें भी की जिनसे तुम्हें ठेस पहुंची। मैं सच में तुमसे माफी मांगती हूँ। बाई मिंगमिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना ग्लास उठाया।
उसने धीरे से अपना ग्लास लिन रुई के ग्लास से टकराया और कोमल आवाज में कहा, कोई बात नहीं, हर इंसान से कभी ना कभी गलती हो जाती है, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ देते हैं। आज से हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं दोनों को एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखता रहा। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जो दो लड़कियां कभी एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन थीं, वे एक दिन अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की सच्ची दोस्त बन जाएंगी। अब अगले दिन प्रोग्रामिंग कंपटीशन की पुरस्कार राशि आखिरकार मिल गई। मैंने उस पतले से लिफाफे को कसकर पकड़ रखा था। खुशी के मारे मेरी उंगलियां भी हल्की हल्की कांप रही थीं। मैं तेज कदमों से बाई मिंग मिंग के पास गया। मेरे चेहरे पर काफी खुशी थी। मैंने धीरे से वो लिफाफा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, मिंग मिंग, ये हमारी इस प्रतियोगिता की पुरस्कार राशि है। हो सकता है इसकी रकम ज्यादा ना हो और ये तुम्हारी मेहनत के सामने कुछ भी ना हो, लेकिन ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है, इसलिए तुम इसे रख लो। चाहो तो अपने लिए कोई पसंद की चीज खरीद लेना या फिर घर के किसी काम में खर्च कर लेना। बस तुम हमेशा खुद को इतना मत फोर्स किया करो। बाई मिंग मिंग ने मेरी ओर देखा। उसकी साफ आंखें भावुक हो उठी। आंखों के किनारे हल्के से लाल हो गए, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए धीरे से वो लिफाफा वापस मेरी ओर बढ़ा दिया और नरम लेकिन शांत आवाज में बोली, नहीं फांग युआन, ये इनाम तुम और लिन रुई ने कई रातों की मेहनत और साथ मिलकर की गई तैयारी से जीता है। मैंने इसमें कोई मदद नहीं की। ये पैसे तुम ही अपने पास रखो। और वैसे भी मेरे घर की सिचुएशन अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। अब तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी पास खड़ी लिन रुई भी मुस्कुराते हुए हमारे पास आ गई। उसने मेरे कंधे पर हल्की सी थपकी दी और हंसकर बोली, हाँ फांग युआन, तुम ही ये पैसे अपने पास रखो। अपने लिए कुछ अच्छा सा खाना खरीद लेना। अब हम सब ठीक हैं। हमारी जिंदगी में अब कोई बड़ी परेशानी नहीं रही। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैंने उन दोनों की खुशी से भरे चेहरे को देखते हुए वो पुरस्कार राशि वापस अपने पास रख ली। लेकिन उसी पल मैंने मन ही मन एक मजबूत इरादा कर लिया। अब मुझे पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे खुद को लगातार बेहतर बनाना होगा ताकि भविष्य में मैं बाई मिंग मिंग को उससे भी बेहतर जिंदगी दे सकूं और उसके प्यार, उसके विश्वास और उसकी अच्छाई का मान रख सकूं। अब इसके बाद वीकेंड का दिन था। हल्की हल्की धूप पूरे पार्क में फैली हुई थी। ठंडी हवा, पेड़ों और फूलों की खुशबू अपने साथ लिए बह रही थी और सारी थकान जैसे पल भर में मिट गई थी। मैंने खास तौर पर बाई मिंग मिंग को पार्क में घूमने के लिए बुलाया था। हम दोनों कंकड़ों से बने रास्ते पर साथ साथ चल रहे थे। हमारी उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों में कसकर उलझी हुई थी और हथेलियों की गर्माहट एक दूसरे तक पहुंच रही थी। रास्ते भर हम हंसते बोलते रहे। छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें करते हुए समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद बाई मिंग मिंग ने अपने कदम धीमे कर दिए। फिर वो धीरे से मेरे कंधे पर सिर टिकाकर खड़ी हो गई। उसके बाल मेरी गर्दन को हल्के हल्के छू रहे थे। रूंधे हुए गले से उसने धीरे से कहा, फांग युआन, कभी कभी मुझे सचमुच ऐसा लगता है जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। पिछले जन्म में मैंने तुम्हें खो दिया था, लेकिन इस जन्म में मुझे तुम फिर से मिल गए। मैं बाई चुशेंगे के चंगुल से भी आजाद हो गई और मुझे रुई जैसी सच्ची दोस्त भी मिल गई। सच में बहुत खुश हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और वहीं रुक गया। फिर मैंने उसका हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया। अपनी उंगलियों से मैंने उसकी हथेली को प्यार से सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, पगली, ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगा। मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं होने दूंगा और कभी भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा। अब ठीक उसी समय बाई मिंग मिंग के पापा का फोन आया। बाई मिंग मिंग ने स्क्रीन की ओर देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। मैंने उसका हाथ थाम लिया और मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, फोन उठाओ, मैं यहीं हूं। उसने धीरे से कॉल रिसीव की। फोन के दूसरी ओर से उसके पापा की भारी और गंभीर आवाज सुनाई दी, मिंग मिंग, मुझे बाई चुशेंगे वाली पूरी घटना के बारे में पता चल गया है। इस बार पूरी गलती उसी की थी। उसने मेरी बेटी के साथ इतना कुछ किया और मुझे इसकी जरा भी भनक नहीं लगी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे माफ कर दो बेटी। इतने वर्षों तक मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब से कोई भी तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकता। इतना सुनते ही बाई मिंग मिंग की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर उसके पिता ने उसकी सिसकियां सुन ली और घबरा कर पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें फिर से परेशान किया है? मुझे बताओ, तुम्हारा पापा तुम्हारे लिए हर हाल में खड़ा रहेगा। अपने पिता की बातें सुनकर बाई मिंग मिंग का दिल भर आया। उसे बरसों बाद पिता का प्यार महसूस हो रहा था। रूंधे हुए गले से उसने धीरे से कहा, नहीं पापा, किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया। बस आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा, इसलिए थोड़ी भावुक हो गई थी। अब स्कूल लौटने के बाद बाई मिंग मिंग के दिल में वर्षों से जमा हुआ सारा बोझ आखिरकार उतर गया। वो पहले से कहीं ज्यादा खुलकर जीने लगी। अब वो पहले जैसी ठंडी और सबसे दूरी बनाकर रखने वाली लड़की नहीं रही थी। उसने अपने आसपास के स्टूडेंट्स से खुद बात करना शुरू कर दिया। वो उनसे हंसकर मिलती, बातचीत करती और दिल की बातें भी साझा करने लगी। उसके चेहरे पर अब अक्सर एक कोमल और सच्ची मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में झलकती गर्मजोशी और अपनापन पहले से कहीं अधिक अट्रैक्टिव लगने लगा। धीरे धीरे सभी स्टूडेंट्स उसके बर्ताव से काफी प्रभावित होने लगे। अब वे सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उसके दयालु और जिंदा दिल इंसान होने की वजह से भी उसे पसंद करने लगे। अब दोपहर के ब्रेक टाइम में कॉलेज के हॉल में धूप चमक रही थी। मैंने दूर से देखा कि बाई मिंग मिंग और लिन रुई खिड़की के पास साथ खड़ी हंसते हुए बातें कर रही थी।
दोनों की आंखें हंसी से सिकुड़ गई थीं। उनके बीच का माहौल बेहद अपनापन भरा था। लिन रुई ने प्यार से आगे बढ़कर बाई मिंगमिंग के चेहरे पर हवा से बिखरी हुई बालों की एक लट भी धीरे से ठीक कर दी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे सगी बहनों की तरह एक दूसरे का ख्याल रखती हूँ। मैं मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचा। अपने बैग से मैंने सुंदर पैकिंग वाली एक स्ट्रॉबेरी कैंडी निकाली और बाई मिंगमिंग की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, तुम्हारी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी कैंडी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए कैंडी खाई और शरारती अंदाज में मेरी ओर आंख मार दी। ये देखकर लिन रुई तुरंत हंस पड़ी और मजाक करते हुए बोली, अरे वाह, तुम दोनों फिर से सबके सामने खुलकर प्यार जता रहे हो। जरा मेरे जैसे सिंगल इंसान का भी तो ख्याल कर लिया करो। उसकी बात सुनकर हम तीनों एक साथ हंस पड़े। हमारी हल्की फुल्की हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी। अब इसके बाद रात के समय कॉलेज का ग्राउंड बेहद खूबसूरत लग रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा, पेड़ों और फूलों की खुशबू अपने साथ लिए बह रही थी। मैं और बाई मिंगमिंग साथ साथ धीमे कदमों से टहल रहे थे। चलते चलते हम धीरे धीरे बात कर रहे थे। पता ही नहीं चला कि कब हम उसी जगह पहुंच गए जहां मैंने पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार किया था। बाई मिंगमिंग अचानक रुक गई। उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में कोमल मुस्कान तैर रही थी और चेहरे पर अनकही भावनाएं साफ झलक रही थीं। धीरे से उसने कहा, फांग युआन, तुम्हें ये जगह याद है? पिछले जन्म में तुमने इसी जगह पूरे दिल से मुझसे अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन मैंने नासमझी में तुम्हें ठुकरा दिया था। और इस जन्म में मैं उसी जगह खड़ी होकर तुमसे पूरे दिल से कहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारा धन्यवाद इस जन्म में सबसे पहले मेरी ओर कदम बढ़ाने के लिए, और हर पल मेरी रक्षा करने, मेरा साथ देने और मुझे संभालने के लिए भी तुम्हारा धन्यवाद। उसकी नम आंखों को देखकर मेरा दिल भर आया। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके कान के पास झुककर मैंने धीरे से कहा, मिंग मिंग, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे पिछला जन्म हो या ये जन्म। मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही थी और हमेशा तुम ही रहोगी। अब हमारी बाकी पूरी जिंदगी हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, हमेशा हमेशा के लिए। कोमल चांदनी हम दोनों पर धीरे धीरे बिखर रही थी। वो पल बेहद शांत, सुंदर और सुकून से भरा हुआ था। पिछले जन्म की सारी अधूरी इच्छाएं, सारे पछतावे और सारी कसक इस जन्म में आकर आखिरकार पूरी हो चुकी थी।